बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस वक्त सवाल है वो ये है कि इत्तेहादी किस तरफ है। पाकिस्तान PMLQ एक बिल्कुल डिफरेंट टैंजेंट के ऊपर है। हम देख रहे थे कि सुबह शेख रशीद साहब ने कहा कि पाँच सीटों वाली वजारत आला के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं, जिसके ऊपर मोनस इलाही ने कहा कि मैं शेख रशीद की इज्जत करता हूं लेकिन ये कुछ भूल रहे हैं। शेख रशीद अपनी स्टूडेंट लाइफ में हमारे बुजुर्गों से पैसे लिया करते थे। टैंजेंट बातें इस तरफ जा रही हैं। दूसरी तरफ MQM है। MQM को मिलने के लिए वज़ीर आज़म खुद बहादुराबाद कराची गए, लेकिन उसके बाद MQM की तरफ से भी व्यू पॉइंट ये है कि हमने कोई चीज़ उनसे डिमांड नहीं की। जो वादे वही प्राइम मिनिस्टर ने आज से तकरीबन 4.25 साल पहले किए थे, हमने सिर्फ यही चाहते हैं कि वो वादे वही पूरे हो जाएं जिसमें कराची का इंटरेस्ट है। उसके बाद GDA की बात आ जाती है तो GDA की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। ओपिनियन इस वक्त ये बन रहा है कि जी अगर इत्तेहादी साथ नहीं देंगे तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है ये हुकूमत के लिए इसमें कामयाब होना मुश्किल नजर आता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों टॉल क्लेम्स कर रही हैं और वो कह रहे हैं कि जी हमारे नंबर पूरे हैं। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बनी गाला में सबसे मुलाकात भी की जो अपने वुज़रा हैं और इनसे, और उनके साथ भी ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट और उनको भी यही मैसेज दिया कि नंबर हमारे पास पूरे हैं। कल हम लोग सुन रहे थे शहबाज शरीफ साहब की और मौलाना फजल रहमान का व्यू पॉइंट, जिसके बाद हम लोग उन लोगों ने भी ये कहा कि चाहे इत्तेहादी हमारे साथ मिलें या ना मिलें, हमारी नंबर गेम जो है वो पूरी है। इसके साथ साथ DG ISPR ने बड़ी क्लियरली कहा कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, इस बारे में क़ियास आराइयाँ ना की जाए। लेकिन कल जब हम लोगों ने सुना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी स्पीच की जिसके अंदर उन्होंने पहला जुमला ही ये कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा की कॉल आई थी और वो मुझे कह रहे थे कि मौलाना फजल रहमान के नाम मत लिया करें इस तरह। लेकिन उसके बाद भी वज़ीर आज़म ने 2-3-4 दफ़ा बारहा बल्कि मौलाना फजल रहमान का नाम इसी तरह लिया। सिचुएशन क्या है? ये जो हम पीछे कल को क्लेम्स करते हैं कि जी हम लोगों ने तो ये किया है फिर हम ये करेंगे, क्या ये सबके सामने आ रहा है? और सबसे जो तकलीफ दह चीज़ है इस पूरे सिनेरियो के अंदर वो ये है कि अपोजिशन को इस वक्त ऐसा पोर्ट्रे किया जा रहा है जैसे ये एंटी नेशनल्स हैं। और मैं इस चीज़ में कोई दो राय नहीं कि जब हुकूमत में अपोजिशन थी तो तब वो इमरान खान साहब को भी इसी तरह पोर्ट्रे करते थे कि ये एंटी नेशनल है। क्या ये तर्ज सियासत पाकिस्तान के लिए बेहतर है? इस पे बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है सेनेटर राना मकबूल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर शाज़िया असलम सुमरो, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और नाज़रीन इब्राहिम खान साहब रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमें ज्वाइन करना था लेकिन 1 मिनट पहले उनका मैसेज आया है कि ही इज़ मेडिकली अनवेल और उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोग्राम हम कोशिश करेंगे हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ज़रूर व्यू पॉइंट लें। थैंक यू वेरी मच जी, आपके आने का बहुत शुक्रिया। राना साहब, आपसे मैं बात का आगाज करता हूं। आप लोगों का ये व्यू पॉइंट है और बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट है कि जी हमारे पास जो नंबर हैं वो पूरे हैं। नून लीग क्लेम कर रही है कि मेरे पास 12 एडिशन हुई है नंबरों की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 6 हुई है और JUI के पास 4 की एडिशन हुई है। तो सर अगर ये नंबर गेम आपके पास है तो फिर आपको इत्तेहादियों की तो जरूरत ही कोई नहीं, आप लोगों की नंबर गेम ऑलरेडी 178 क्रॉस कर जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने भी हम दर्द और दोस्त इकट्ठे हो जाएं उतने बेहतर है। पिक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हौसला अफजा है, वो आपके सामने है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुल्क कौम के लिए बेहतर रिजल्ट ही आएंगे। आपने बात की कि सिचुएशन जो है, मैं समझता हूँ सिचुएशन बड़ी वोल्केनिक है, बड़ी इश्तिआल अंगेज है और जो सरबराहे मुमलकत ने जो गुफ्तगू फरमाई है 2-4 जगह पे जी, वो तो एक आग लगाने के मुतरादिफ है। जो डिक्शन इस्तेमाल किया गया है जिसके बारे में हमेशा मैं अर्ज करता रहता हूँ, ठीक है, तो अगर वहाँ से ये डिक्शन इस्तेमाल होगा, वो कहते हैं ना तू कुफर काबा बर खिज़त कुजा मानत मुसलमानी, ठीक है, जहाँ से ये शुस्तगी और शाइस्तगी की आवाज़ आनी है
अगर वहां से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे कि जिसके बंदे का जो है सर शर्म से झुक जाए, तो मैं समझता हूँ ये बड़ी ही अफसोसनाक बात है। वो कहते हैं ना कि तकलीफ में है, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख म- की दुआ करे कोई, सही। कह रहा हूँ जुनू में क्या क्या कुछ, हाँ। कुछ न समझे खुदा करे कोई। जो क्या है तो मैंने थोड़ा बदला है, हाँ। क्योंकि गालिब जैसे अहद साज शख्स ने कुछ और कहा था, हाँ जी। ठीक है। तो कह रहा हूँ जुनू में, क्योंकि मैं नहीं समझता कि किसी भी बाशऊर आदमी को कोई ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी चाहिए ठीक है। जो अखलाक और तहजीब की सतह से नीचे हो। ये बिल्कुल हमें सही। ये सीख लेना चाहिए। एक तो गुनाह है, दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती ने कहा कि सबसे बड़ा अमल आपका खुश अखलाकी है। अगर आप अखलाक ये रखेंगे जिनका मुजाहरा किया जा रहा है, जी। तो मैं समझता हूँ कोई अल्लाह की तरफ से कोई अजाब नाजल ना हो जाए इस तरह के मामलात में, कुछ सोचना चाहिए। जब बिल्कुल ठीक। असावे बस्तो कुशाद ही इस किस्म का अमल करेंगे, और जो कि अब देखिए अपनी नाकामियों को दूसरों के ऊपर थापना, लोगों की तमाम ख्वाब इन्होंने चिकना चूर कर दिए हैं। पॉइंट आ गुर्बत गया आ जी। गई, अफलास ठीक। आ गया, बीमारी, क्या नहीं आ गया। तो ये सारा एक रिएक्शन जो बिल्डअप हुआ उसको तस्लीम क्यों नहीं करते? ओके। आप क्यों नहीं कहते कि आप फेल हो गए, धक्के से आप कामयाब होने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आपके ये अंदर से ये हो रहा है कि दिल के फफोले जाग उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, वाह जी वाह। तो आप वो डॉक्टर राज बड़े साहब आपका माशाल्लाह पॉइंट आ गा गया। रहे हैं। डॉक्टर जी ठीक है, डॉक्टर शाजिया बड़ा मुस्कुरा रही है आपकी शेर व शायरी पे। डॉक्टर साहब एक तो आई रियली वांट टू जी बल्कि मुझे शेर अली अरबाब ने भी ज्वाइन कर लिया, रुकन कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करे हैं। शेर अली अरबाब साहब थैंक यू वेरी मच जी, वेरी ग्रेटफुल आपने हमें ज्वाइन किया जी। अच्छा डॉक्टर शाजिया आपकी तरफ में आ रहा था, वो एक शेर है ना, याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे मेरा हाफजा मेरा। तो मुझे जरा बताइएगा कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो किस तरफ जा रही है। आप लोग आसिफ अली जरदारी साहब बड़े कॉन्फिडेंट हैं, वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास नंबर गेम पूरी है और हमें किसी चीज की परेशानी भी नहीं है, लेकिन फिर परेशानी नजर भी आ रही है ऑपोजिशन में, कहीं कहीं पर लग ऐसे रहा है कि कहीं पर नंबर गेम का अभी भी इशू है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? थैंक यू मंसूर। पहली बात तो ये है कि जो आप कह रहे हैं कि परेशानी अपोजिशन में नजर आ रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि कल सेशन हो तो हम बता सकते हैं कि कितने नंबर्स हैं। और ये देखिए परेशानी आपको नजर आ रही होगी ट्रेजरी बेंचेस पे, जिस तरह से उनकी बौखलाहट है उनके बोलने में, उनके बॉडी लैंग्वेज में आपको नजर आ रही है, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर के और उनके मिनिस्टर्स के, जो अपनी परफॉर्मेंस पे तो कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन दूसरों को गालियां देने के लिए, बुरा भला कहने के लिए फौरन से आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें उनकी बौखलाहट है। और अगर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट देखें तो कोई भी जीतने वाला, अगर वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि उनके नंबर पूरे हैं, उनके मेंबर उनके साथ हैं, उनके इत्तेहादी उनके साथ हैं, तो उनको सब्र करना चाहिए। वो कॉन्फिडेंट हैं तो फिर उनको उस तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी दूसरों को बताना चाहिए कि वो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं और उनके लोग उनके साथ हैं, चाहे वो उनकी पार्टी के हों चाहे वो इत्तेहादी हो। जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो यही बता रही है कि ना तो इत्तेहादी उनका साथ देना चाहते हैं जो उनसे थक चुके हैं, उनसे पक चुके हैं, और ना ही उनके अपने जो लोग हैं वो उनका साथ देना आगे देना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो हम तो ये कह रहे हैं कि आप कल सेशन बुलाएं ताकि पता चल जाए कि कौन ज्यादा कॉन्फिडेंट है, हुकूमत या अपोजिशन। बिल्कुल ठीक है। शेर अली अरबाब भाई जरा मुझे एक चीज समझाइएगा, इत्तेहादियों की इस वक्त बात हो रही है और आपके सबसे आज के, कल के नहीं मैं बात कर रहा, आज के सबसे करीबी जो इत्तेहादी हैं काफ लीग, उनके बारे में शेख रशीद साहब ने कहा कि जी 5-5 सीटों वाले वजारत आला के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। चौधरी आप लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, आपने बताया ही नहीं हम में से किसी को। वो तो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि आप लोगों ने कहा था कि हम वजारत आला दे देंगे पंजाब की और आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हमारा साथ देंगे। ये क्या होता जा रहा है, ये क्या चीजें न सरफेस हो रही हैं? जी ये जो सारा कर रहे हैं कि जी जी ये हमारे साथी हैं, वजारत हो वजारत वजारत वो आगे की बात है। लेकिन अगर कोalition पार्टनर जो हैं उनको हम
ऑन बोर्ड लिया जाता है और उनका ख्याल रखा जाता है। लेकिन इस वक्त ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि अपेरेंटली लग रहा है कि ख्याल नहीं रखा जा रहा, जिसके बाद हमने देखा कि मोनिस इलाही की भी स्टेटमेंट आई कि मैं शेख रशीद की इज्जत करता हूं, लेकिन ये कुछ भूल रहे हैं, शेख रशीद अपनी स्टूडेंट लाइफ में हमारे बुजुर्गों से पैसे लिया करते थे। ये हालात ठीक है ये वाले स्टेटमेंट्स के? तो इंडिविजुअल हैं तो क्या आपस में कर रहे हैं, इनको भी नहीं करना चाहिए था, शेख साहब को भी नहीं करना चाहिए था, बट ये ना हमारी पार्टी का स्टांस है ना उनकी पार्टी का स्टांस है। ओके, अच्छा शेर अली और बाब भाई, मुझे जरा बताएं नंबर गेम क्या है आप लोगों के पास? नंबर गेम की क्या सिचुएशन है? कितने कॉन्फिडेंट है आप लोग के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं होगा? हम फ्रैंकली ये तो अल्लाह ताला को ही पता होगा हमें, और इनको किसी के दिल में क्या है, मेरे दिल में क्या है, अपोजिशन के किसी मेंबर के दिल में क्या है, किसी और के दिल में क्या है, हम इस तरह डिफिनेटिवली तो बात नहीं कर सकते। लेकिन जो सामने नजर आ रहा है वो ये है कि एक किस्म का ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाएगा कि मतलब नो कॉन्फिडेंस है, उसका सेशन भी आ जाएगा, मोशन भी आ जाएगा। इंशाल्लाह वील सी इट थ्रू, और होपफुली साल 1.5 साल तक हमें काम करने दिया जाएगा और ये एडवेंचर नहीं होगी। तो मेरे ख्याल में मतलब मैं अगर आपको बड़ा ऑनेस्टली बताऊं, वो नहीं है ना कोई जो हम तो मतलब सियासी लोग हैं, सियासी बातें करते रहते हैं कि जी वो तो बौखला गए हैं और वो लोग भाग गए हैं और उन्होंने गलती कर दी और ये तो डिजास्टर हो गया, तो जुल्म हो गया। एग्जैजरेशन तो हम सियासी लोग करते रहते हैं। ऑब्वियसली हम अपोजिशन कहेगी कि ये हो गया, हम कहेंगे कि वो हो गया। मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है। और उसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि मतलब ये मैं बिकॉज हम तो इंटरेक्ट करते हैं ना अपने कॉलीग्स के साथ, दोनों साइड के MNAs के साथ, ऑपोजिशन के साथ भी, यहाँ पे ट्रेजेडी के साथ भी। जो पार्टीज हैं, जो दो PDM की जो पार्टीज हैं, इनकी खुद ही क्लैरिटी नहीं है कि व्हाट एग्जैक्टली डू दे वांट। और आपस में भी ट्रेडिशनली अगर ये सारी पार्टियां देखें तो अगर ये तहरीक इंसाफ या खान साहब को आप निकाल देते, they'll still be dagger drawn। मतलब पास्ट या वही वाली याद माजी, हम पे अगर अप्लाई होता है तो उन पे भी अप्लाई है। ओके, ठीक। राना साहब, जरा 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मौलाना साहब की शहबाज शरीफ से मुलाकात हो रही है, फवाद चौधरी साहब की चौधरी परवेज से मुलाकात हुई, उसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए कहा गया कि जी जो हमारे सपोर्टर्स हैं, जो हमारे एलाइज हैं, वो हमें अनाउंस करें, लेकिन कोई अनाउंसमेंट आई नहीं है। आपकी तरफ के लिए भी नहीं इत्तेहादियों की आई और ना ही हुकूमत की तरफ आई है। इत्तेहादी कुछ सोच रहे हैं, उनको इस वक्त कहा यह जा रहा है कि जी जिस तरह पे आप लोग ही कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है, क्या न्यूट्रल है? इस वजह से वो लोग इतना सोच रहे हैं कि हमने किस तरफ जाना है? ये सिचुएशन क्या है, ये भी जरा बताइएगा हमें। पहले तो कल की जो डेफिनेशन है न्यूट्रल की, उसके ऊपर आप पढ़े लिखे हस्तियां गौर फरमा लें कि न्यूट्रल का मतलब क्या होता है। बाकी बात बाद में कर लेते हैं। देखें, ये अपनी अपनी टैक्टिक्स है और तरीकेकार है। कोई अनाउंस करना अभी जरूरी नहीं है। अभी कोई जब भी इजलास कॉल होगा तो एक दिन पहले सारे लोग अनाउंस भी करेंगे, जाएंगे भी। और मैं समझता हूँ कि इसमें कैओस से बचना चाहिए हुकूमत को। जो हुकूमत के लोग इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं 63A की, कि जी वो तो स्पीकर ही उनको डिस्क्वालीफाई कर सकता नहीं है, कर सकता, ये कोई और गलती ना कर सकते, जिससे सिस्टम के ऊपर को बहुत बुरा इफेक्ट पड़े। कोई बात नहीं, हुकूमतें आती जाती रहती हैं। अल्लाह ने अगर लिखा है कि हुकूमत इनके पास नहीं रहनी तो कोई बात नहीं, फिर मेहनत कर लें आगे जाके, और अच्छे रिजल्ट अगर देने की तवक्को होगी लोगों को तो लोग इनको वोट दे देंगे। लेकिन जो तरीकेकार ये कर रहे हैं, जबरदस्ती बुलडोज करना, हम उनको आने नहीं देंगे। बल्कि गवर्नर सिंध का तो मैंने बयान सुना, कह रहे थे कि हम उनको लोगों को घरों में नहीं आने देंगे जो हमारे खिलाफ हमारी पार्टी के लोग वोट देने की कोशिश करेंगे। वोट हर बंदे का फंडामेंटल राइट है, जिसको वो चाहे दे दे। ये तरीकेकार जो है और इतनी सख्त गिरी और कानून के खिलाफ हुकूमत की तरफ से ये सीनाजोरी जो है, इसके नतायज हमेशा बुरे निकलते हैं। इसलिए बात करने से पहले, अमल करने से पहले अच्छी तरह तोल लें इन बातों को। हमने इनसे ज्यादा जाबर लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में, लेकिन जो उनके साथ हुआ वो भी आपने देखा है। इसलिए मेहरबानी फरमाएं और अपनी अंदाज़े फिक्र और अंदाज़े अमल के ऊपर गौर फरमाएं। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि जो फिजा बन चुकी है उसमें बड़ा मुश्किल होगा
कि ऑपोजिशन के जो इनिशिएटिव्स हैं उनको रोका जा सके। ठीक। मैं इसलिए इस चीज को इंडिकेट कर रहा हूँ कि ये मिसगाइड कर रहे हैं अपने सपोर्टर्स को भी, अपने एमएनएस को भी, और यहाँ तक कि गवर्नर जैसा जो सीनियर आदमी वो कहे कि हम घरों में दाखिल नहीं होने देंगे, हमारे लोग इनके घरों में जा घुसेंगे। भाई ये कहाँ की पॉलिटिक्स है? ठीक हो, इसलिए ये सारे के सारा सुचारू अमल होगा इनकी तरफ से। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर शाजिया, जी, थैंक यू। एमक्यूएम की मैं एक बात करना चाहूंगा। वसीम अख्तर साहब की मैं सुन रहा था, उनकी मुलाकात हुई आसिफ अली जरदारी साहब से। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, मुलाकात होनी चाहिए। आप लोग सिंध की साइड से हैं और वो भी देखते हैं कराची के इश्यूज के ऊपर। उन्होंने कहा कि जी हमारी बात हुई है और उसके परमानेंट सॉल्यूशंस की हमने बात की है। परमानेंट सॉल्यूशंस में आर्टिकल 148 जो है वो कहते हैं जी इसकी इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट। अब इसमें सिनेरियो ये है कि एमक्यूएम की मुलाकात बहादराबाद के अंदर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से भी हुई है, लेकिन आसिफ अली जरदारी से भी हुई है। जरदारी साहब से मुलाकात के बाद एमक्यूएम का यह व्यू पॉइंट है कि हम लोग उनकी बात मानने को तैयार हैं अगर मौलाना और पीएमएलएन इस चीज की गारंटी दे कि जो आप लोग पीपल्स पार्टी हमें कह रही है वो उस पे मनो अन उस पे एक्ट अपॉन करेंगे तो हम आप लोगों के साथ देने को तैयार हैं। ये वसीम अख्तर साहब कहते हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपनी सियासत के लिए या अपनी तरफ आने वाले कोई भी पार्टी हो या लोग हों उनके लिए कभी डायलॉग के दरवाजे बंद नहीं किए हैं। अगर उनकी कोई ऐसी डिमांड है, वो चाहते हैं कि पीडीएम की तरफ से भी उनको श्योरिटी मिले और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी उनको श्योरिटी मिले, तो अगर ऐसी कोई जायज बातें होंगी जो उनकी माननी चाहिए तो जरूर मानेंगे, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि जिसपे हमें पाकिस्तान के लिए सोचना है। जो एक बंदा हवास बाख्ता होके पाकिस्तान की अफवाज के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए गलत बातें बोल रहा है, तो उसको घर भेजने के लिए अगर हमें कहीं पे सेक्रीफाइस करना पड़ा, कहीं पे कोई बात माननी पड़ी जो जायज बातें होंगी, तो हो सकता है कि उस चीज पे भी डिस्कशन हो और बात मानी भी जाए। तो जहां पे अगर एमक्यूएम को पीडीएम की तरफ से चाहे मौलाना साहब हो या नून लीग की तरफ से कोई श्योरिटी चाहिए तो वो अगर करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें। लेकिन उन्होंने ये भी साथ में बात की है कि जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के साथ डिमांड्स रखी थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो वो इस बात से मुनर्रिफ हैं कि वो शायद हमारे साथ भी दोबारा ये चीज ना हो, तो वो इसलिए वो रिटन में श्योरिटी मांग रहे हैं। तो अगर ऐसी कोई जायज बात हुई तो मेरे ख्याल में इनकार नहीं होगा। ठीक है। शेर अली अरबाब भाई, अब सिचुएशन ये है कि एमक्यूएम की अगर मैं बात करूं, काफली की हम कर चुके हैं, एमक्यूएम की बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बहादराबाद गए, वो जाके मिले और उसके बाद जो एमक्यूएम कहती है वो कहती है कि हमने प्राइम मिनिस्टर से किसी भी कोई डिमांड नहीं की। उनसे पूछा गया हजूरे वाला वो आए तो इसीलिए थे, आप कोई डिमांड करते? उन्होंने कहा कि जी 4.25 साल पहले जो हमारी डिमांड्स थी वो आज तक पूरी नहीं हुई, तो अगर वो पूरी नहीं हुई तो हमने और क्या करना है? अगर वो डिमांड्स पूरी होती हैं तब हम सपोर्ट करेंगे, अदरवाइज उनका जो टिल्ट है वो इस वक्त ये है कि जरदारी साहब अगर आर्टिकल 148 की प्रॉपरली इंप्लीमेंटेशन करते हैं और नून लीग और मौलाना इस चीज को एंडोर्स करते हैं कि पीपल्स पार्टी मानेगी, तो वो उस साइड पे टिल्ट हैं। क्या कहेंगे इस पे? ये अगर इनसे हो सकता है तो अच्छी बात है कर ये जो है ये कितनी आसान बातें होती तो कब की हो चुकी होती। ये पीडीएम कितनी दफा बन गई, फिर खत्म हो गई, फिर बन गई, फिर खत्म हो गई। सो ये कोई ऐसी बात नहीं है। अगर हमसे उन्होंने डिमांड नहीं की, इसका एक वजह ये भी है कि क्रंच टाइम के ऊपर कोई डिमांडें इस तरह नहीं करता। पॉलिटिकली ये अच्छा नहीं समझा जाता कि आपको किसी की जरूरत हो और वो उस वक्त आपको वो कर दे, ब्लैकमेलिंग कर दे। एमक्यूएम जो है वो एक, और ये अभी डिस्पेंसेशन है एमक्यूएम की, ये कदरे मैच्योर है, वो इस किस्म की चीजें नहीं करती। दूसरा जो अभी मैडम ने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया कि ये इदारे जो हैं ये मुल्क के होते हैं, मुल्क इदारों का नहीं होता। सो लेट्स नॉट प्ले द इदारा कार्ड कि वो तो इदारों को ये हो गया, इदारों को वो। ठीक, तो अच्छा नहीं, लेकिन मुझे अब एक चीज बताएं, ये जो काफ लीग है और एमक्यूएम है, इसका डिस्ट्रस्ट क्यों है इस वक्त आप लोगों के ऊपर, हुकूमत के ऊपर उनका डिस्ट्रस्ट क्यों है? क्यों नहीं वो आपकी बात को एंडोर्स कर रहे?
काफ लीग चीमा साहब हों, मोनिस इलाही हों, परवेज इलाही हों, उनकी स्टेटमेंट हमारे सामने है। इवन कल चीमा साहब ने यह तक कहा कि हमारे साथ अगर निगोशिएशन फवाद चौधरी ने करनी है तो अल्लाह ही हाफिज है फिर पीटीआई का। और जो अभी मैं आपको बता रहा हूं वसीम अख्तर साहब की स्टेटमेंट, वो कह रहे हैं जी 4.25 साल से तो हमारी कोई बात ही नहीं उनके साथ फाइनल हुई, तो उन्होंने हमारी कोई कमिटमेंट ही नहीं पूरी की, तो अब हम उस पर डिपेंड कैसे कर सकते हैं? इसको फिर आप किस पे राय में ले रहे हैं? तो फवाद चौधरी ने जो कॉल ऑन किया था वो अलग बात है। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब उनके साथ मिल चुके हैं, और जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, जिस तरह मैंने कहा ना, कुछ स्टेटमेंट्स हैं, जिस तरह वो शेख रशीद साहब की स्टेटमेंट आ गई, फिर उसका रिएक्शन आ गया, जो कि मैंने जिस तरह शुरू में भी कहा, अनफॉर्चुनेट है इस किस्म की इस वक्त ऐसे हालात में इस किस्म की बयानात से गुरेज करना चाहिए। लेकिन ओवरऑल ऐसा हमारे बिल्कुल ग्रीवेंसेस भी उनके होंगे, लेकिन इतने हद तक ग्रीवेंसेस नहीं है कि वो कोalition छोड़ के जो है वो नो कॉन्फिडेंस में अपोजिशन के साथ पार्टिसिपेट करें। ओके, ठीक है। राणा साहब, आपकी तरफ में आता हूं, जरा एमक्यूएम की थोड़ी सी हम बात करें सर। जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं एमक्यूएम की, वो अपेरेंटली कोलाइड करती हैं, उनका टकराव रहता है जो पीटीआई की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, और उसके अंदर एक जिसकी वजह से एक डिस्कनेक्ट आता है, और कहा यह जा रहा है कि जी हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो हमने जरदारी साहब से मनवानी है, प्रिसाइसली फ्रॉम जरदारी साहब, उसकी एंडोर्समेंट नून लीग देगी और मौलाना देंगे। सर, आप लोग इसमें कोई ब्रिज का किरदार अदा करने जा रहे हैं, या आपको लग रहा है कि अभी ये सिर्फ बातें ही हो रही है क्योंकि टाइम स्पैन बहुत थोड़ा है इस वक्त? लेकिन जैसे मैडम ने बड़ी अच्छी बात की, असूल की बात की है, अगर कौम का इंटरेस्ट है, मुल्क का इंटरेस्ट है, मुल्क में ट्रैंक्विलिटी की जरूरत है, इकोनॉमिक एक्टिविटी की जरूरत है, तो सारी कुव्वतें, पॉलिटिकल कुव्वतें मुश्तमिल होकर काम करेंगी तो उसके रिजल्ट निकलेंगे। अगर उनका कोई अश्काल है, और अब ये जो अलायंस बन चुका है एक लिहाज से, और मैं समझता हूँ ये इलेक्शन अलायंस भी बनेगा बाद में, तो कोई इसमें खराब बात नहीं है कि उनको शोर करवाया जाए, और जो भी पार्टी मिलना चाहिए उनकी तसल्ली कराई जाए। अगर उनके जो डिमांड्स जायज़ हैं तो वो मानने चाहिए, और उनकी तसल्ली भी कराई जाए, और उनके साथ कमिटमेंट को पूरा किया जाए। ये ना हो जैसे पहले हुआ है फेडरल गवर्नमेंट के साथ, तो सारे लोग चीखों पुकार कर रहे हैं, अवाम उन्नास चीखों पुकार कर रहे हैं, कोई कमिटमेंट पूरी हुई नहीं। तो मैं समझता हूँ दिस विल बी स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, और अगर ऐसा ही है जैसा आप कह रहे हैं तो फिर इंशाल्लाह कोई इसमें रुकावट नहीं आएगी। जरूर कमिटमेंट देगी मुस्लिम लीग भी और JUI भी, मौलाना फजलुर रहमान भी, क्योंकि आप साथ तो चले हैं तो मेरे ख्याल साथ निभाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, जरा हम बाप पार्टी की तरफ आ जाते हैं। जाम कमाल साहब का ये बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट है कि मेरी हुकूमत चल रही थी, बिल्कुल ठीक चल रही थी, कोई इशू नहीं था, मुझे प्रेशराइज किया गया, उसके बाद मैं जब फेडरल गवर्नमेंट में आया तो मुझे ये कहा गया कि तुम बिल्कुल परेशान ना हो, और ये मुझे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कहा गया, लेकिन उसके चंद ही घंटों बाद मेरी हुकूमत बदल दी गई। सो बाप वालों, बाप पार्टी को एक ये बड़ा स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। ऑपोजिशन के पास क्या है ऑफर करने के लिए बाप पार्टी के लिए? देखिए मंसूर, सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी इत्तेहादी हैं हुकूमत के, मेरे ख्याल में उन्होंने जो डिमांड्स रखी थी अलाइंस बनाने के लिए, मेरे ख्याल में किसी की भी वो डिमांड पूरी नहीं हुई है। सबसे पहले गवर्नमेंट को छोड़ने वाले जो थे वो अख्तर मेंगल साहब थे, जिन्होंने बिफोर इलेक्शन जो उनसे एक अपनी डिमांड्स करवाई थी वो उनकी पूरी नहीं हुई, और सबसे पहले उन्होंने छोड़ा। फिर आहिस्ता आहिस्ता सबके नंबर आते गए, और मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो पार्टी थी इस वक्त बाप पार्टी थी, जो बलूचिस्तान से सपोर्ट कर रही थी। तो मेरे ख्याल में ये हुकूमत की इनकॉम्पिटेंसी है कि जो अपने साथ लोगों को लेके नहीं चल सकी। आपके सामने है जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने 2008 से लेकर 2013 तक कोलेशन गवर्नमेंट चलाई और सबको साथ लेके चले थे। तो मेरे ख्याल में इनकी इनकॉम्पिटेंसी यहाँ पे ही पता चल रही है कि वो जो एक कंटेनर पर खड़े होकर सियासत कर रहे थे, बल्कि वो सियासत तो जानते ही नहीं है, लेकिन जो भी चीज उन्होंने कंटेनर पर खड़े होकर की थी वो समझ रहे थे कि जब वो पार्लियामेंट में आएंगे तब भी वही चीज कर सकेंगे। तो उनको जो लाने वाले थे उनको ये याद दिलाना चाहिए था कि आप प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ चुके हैं, तो अपनी अगर आपकी कोई इज्जत नहीं है तो जिस कुर्सी पे आपको बिठाया गया एटलीस्ट उस कुर्सी की इज्जत रख लें।
तो मेरे ख्याल में सब जो इनको अलाइज छोड़ रहे हैं वो इनसे दिलबर्दाश्ता हो चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी मुंह की खाएंगे। जब ये जो बहुत कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं इनके अपनी पार्टी में ही, पार्टी के अंदर ही पार्टी बन रही है, तो ये पहले अपने लोगों को इकट्ठा कर ले, फिर अलाइज की तरफ और फिर अपोजिशन की तरफ ध्यान दे, पहले अपने लोगों को देख लें। बिल्कुल ठीक है। व्यूअर्स, एक ब्रेक लेते हैं जी, और जिस वक्त हम ब्रेक से वापस आते हैं तो अब दो न्यूज़ हैं। एक तो सिनेरियो नंबर गेम की तो हमने बात की कि जिस तरह सिनेरियो चल रहा है, हुकूमत भी बड़ी कॉन्फिडेंट है, अपोजिशन भी बड़ी कॉन्फिडेंट है, और एक है आर्टिकल 63A, जिसकी हम लोग मेरे ख्याल में पिछले कोई 72 घंटों से एक डिबेट सुन रहे हैं, लीगल डिबेट, जिसमें ये कहा जा रहा है, जिसमें हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि कोई भी शख्स अगर ऐसा होगा जो वोट डालने जाएगा या अपोजिशन की साइड पर फ्लोर क्रॉसिंग करेगा तो उसको उसी वक्त ही स्पीकर नेशनल असेंबली हटा देंगे एंड ऑल दैट, उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। लेकिन लीगल फ्रेटर्निटी इसके ऊपर बड़ा व्यू पॉइंट फ़र्क रखती है। वो कहती है जी वो वोट भी डाल सकते हैं और उसके बाद ये केस जाएगा पहले पार्लिमानी लीडर के पास, वो स्पीकर के पास भेजेगा, फिर ये इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, फिर इलेक्शन कमीशन इसको डिसाइड करेगा। ये है जो लीगल फ्रेमवर्क है। इसके ऊपर अब पॉलिटिकल पार्टीज का क्यों व्यू पॉइंट है, और अगर नंबर पूरा है तो अपोजिशन को घबराने की क्या जरूरत है, और अगर नंबर पूरा है तो हुकूमत को घबराने की क्या जरूरत है, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। शेर अली अरबाब भाई, ज़रा मुझे एक चीज़ बताइएगा, तहरीके अदम एतमाद के दिन कोई रुकन पार्लियामेंट में नहीं जाएगा, और जो कोई जाएगा उस पर 63A यानी कि फ्लोर क्रॉसिंग लगा दी जाएगी। ये पार्टी लाइन इस वक्त है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की। क्यों सर, क्या ज़रूरत है ऐसी पार्टी लाइन की? पार्टी का पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के अंदर क्या काम है, ये प्रोरोगेटिव ना किसी गवर्नर का है, ना किसी वजीर का है, ना किसी मिनिस्टर का है। ये प्रोरोगेटिव है स्पीकर नेशनल असेंबली का। अगर स्पीकर नेशनल असेंबली ने ये बात कही हो तो फिर हमें इस पे वी कैन डिबेट कि यार ये बड़ा इसकी, या वी कैन आइदर साइड विद हिज कमेंट और वी कैन गो अगेंस्ट हिज कमेंट। स्पीकर साहब ने कुछ कहा ही नहीं है। बाकी जो लोग हैं जो अपनी राय दे रहे हैं, हम उसी को पार्टी लाइन समझते हैं। ये कोई पार्टी लाइन नहीं है। मैं अगर हुआ पाकिस्तान में, और बिकॉज ये तो नंबर्स तो हमने पूरे नहीं करने ना, नंबर्स तो अपोजिशन ने पूरे करने हैं, तो उनके इट इज देयर प्रोरोगेटिव कि उन्होंने 172 पूरे करने। तो अगर उस दौरान मैं पाकिस्तान में हुआ तो मैं भी जाऊंगा, आई विल गो टू द असेंबली एंड आई विल वोट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। हाँ, अगर पार्टी लाइन हुई कि जी आप लोगों ने नहीं जाना तो फिर हम नहीं जाएंगे। लेकिन ये कहना कि अगर कोई चला गया और उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ये बच्चों वाली बातें हैं, ये हवाई बातें। दूसरा जो है वो भी एक और बात कही गई कि जी जो इनको लाने वाले हैं, तो या तो इसकी वजाहत करें कि इनका मतलब क्या है। बिकॉज हमने ये भी देखा है कि लाने वालों के साथ सेनेट में भी सीटों मीटों पे बड़ी जो है वो चमीनस हुई है। अच्छा, पहले मुझे शेर अली अरबाब भाई, पहले मुझे एक बात बताएं, आप कहां पर जा रहे हैं? आपका क्या स्केड्यूल है? इधर पूरी जंग लगी हुई है पाकिस्तान के अंदर, आप किधर जाने की तैयारी कर रही है? जरा ये तो पहले मुझे बताएं आप। बात बताता हूँ मैं अभी भी, मतलब आज कल मेरी सुबह प्रोविंशियल नेशनल असेंबली की फाइनेंस कमेटी की मीटिंग थी। आज जो है वो पीएम साहब ने बुला लिया था, वरना मैं तो ज्यादातर हल्के में होता हूँ। मतलब ये इधर लॉजेस में ये हो गया, एक बयान आ गया, दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गया। डोंट प्रिस्क्राइब टू दी। अच्छा, मेरा ख्याल था आप शायद कहीं मुल्क से बाहर जाने की बात कर रही है। ये तो आपने बड़ा अच्छा किया, क्लैरिफाई कर दिया, वरना यही हो रहा था आप शायद कहीं निकलने लगे हैं। नहीं, अगर मैं मुल्क से बाहर चला भी जाऊं तो मतलब मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैंने तो कोई वोट अगेंस्ट देना नहीं है। जो ऑपोजिशन है, नंबर्स दोनों ने पूरे करने। तो अगर कॉन्फिडेंस करना होता और फिर मैंने कहीं निकलता तो फिर कहते कि यार ये तो कॉन्फिडेंस से जा रहे हैं, पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं, व्हाटएवर। तो ऑनेस्टली मैं आपको एक बात बताऊं, जहां तक मेरी इंटरनल असेसमेंट है कॉलीग के साथ, MNS के साथ, उस दिन जो आज प्राइम मिनिस्टर के साथ,
मुझे मतलब जिस मैं वही कहा है, दिलों के भेद अल्लाह जानता है, लेकिन जो कहते हैं ना शरा हाजिर देखता है, तो मैं तो मुझे तो ये फिक्र नहीं है। और वो जो एक बात होती है ना कि घर जाएंगे, तो घर तो हम रोज जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर आ ठीक जाते हैं, क्या ठीक बात? ठीक। राणा साहब मुझे जरा बताइएगा सर, वायलेशन करने से नहीं रोका जा सकता, पॉइंट नंबर 1। वोट को मुस्तरद नहीं किया जा सकता, पॉइंट नंबर 2। 63A जो है, क्या स्पीकर तहरीके अदम एतमाद के आने पर उस वक्त इस चीज को इनको कैंसिल कर सकता है? जो हमारी लीगल फैटर्निटी है, चाहे वो जिस मर्जी लेवल पर हो, दे ऑल से कि स्पीकर नहीं ये कर सकता, प्राइम लीडर ऑफ द पार्लिमानी लीडर इसको हाईलाइट करेगा, अगर वोट डाला जाए फिर वो स्पीकर के पास जाएगा, स्पीकर से वो इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, चीफ इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, प्रेजेंट होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाद, और उसके बाद डिसाइड किया जाएगा। तो सर ये जो कहानी है कि जी अंदर आते साथ ही डिस्क्वालीफाई कर देंगे, ये क्या हो रहा है फिर? देखिए जी, मैं अरबाब साहब की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। कितनी स्ट्रेट थिंकिंग के ये पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने सही बात की है। इधर उधर के लोग कमेंट किए जा रहे हैं, कानून तो कुछ और है। कानून सिर्फ सादा सी बात की है 63A कि कोई भी MNA अंदर जा सकता है, चाहे वो अपोजिशन का हो चाहे वो गवर्नमेंट का, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। और वो खड़ा हो सकता है, क्योंकि ये ओपन है ना, ये तो कोई सीक्रेट बैलेट नहीं, खड़ा हो सकता है, चाहे वो फॉर द मोशन खड़ा हो जाए, चाहे वो अगेंस्ट द मोशन खड़ा हो जाए। अगर गवर्नमेंट पार्टी का बंदा, चूंकि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, अगर गवर्नमेंट पार्टी का खड़ा हो जाता है इन फेवर ऑफ दिस मोशन, तो उसको कुछ नहीं कहा जा सकता। सिर्फ ये होगा कि जो पार्टी हेड है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में अल्फाज हैं, पार्टी हेड जो है उसको शो का नोटिस देगा इस अमल के बाद, और शो का नोटिस के बाद उसको 7 दिन का टाइम देना पड़ेगा कि शो का नोटिस का वो जवाब दे। अगर पार्टी हेड मुतमईन नहीं होता शो का नोटिस की एक्सप्लेनेशन से, तो वो स्पीकर को लिख देगा कि इस आदमी ने फ्लोर क्रॉस किया है। वो स्पीकर के पास आ जाएगा, स्पीकर के पास सिर्फ 2 दिन होंगे, 2 दिन के अंदर अपने रजिस्टर वगैरह में एंट्री करके उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भिजवाना होगा। स्पीकर उसमें कोई एक्शन नहीं ले सकता, ना कोई फैसला कर सकता है, ना कोई कमेंट कर सकता है। तो वो चला जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो सारी स्टेटमेंट जो होगी या डिक्लेरेशन जो होगा उसको प्लेस करेगा बिफोर द फुल कमीशन। फुल कमीशन इसको एग्जामिन करने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर उसका फैसला करेगा। बिल्कुल वो ठीक है। फैसले को जब अनाउंस करेगा, जो पार्टी भी एग्रीव फील करेगी, दैट कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट विद इन 1 मंथ, 30 डेज में। ठीक। सुप्रीम कोर्ट में जिसके खिलाफ एक्शन हुआ है वो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होगा वो फाइनल जजमेंट होगा। इसलिए ये जो एक मिसनोमर फैलाया गया है कि स्पीकर जो उनको डिस्क्वालीफाई कर देगा, ये अरबाब साहब ने ठीक बात की है। स्पीकर तो है ही नहीं उसमें ना, इस लिहाज से, क्योंकि ये इशू इस किस्म का है, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत क्लियर है, मेरे पास सामने पड़ा हुआ है ठीक ठीक। डॉक्टर, तो ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि सीनियर लॉयर्स भी यही कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इसमें किसी को उस वक्त डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा बल्कि सकता। ये भी अफवाहें उड़ाते हैं लोग, कोई दोस्त हमारे कि जी वो तो लाइफ टाइम में जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। नो, दैट इज ओनली फॉर द टेन्योर ऑफ दिस असेंबली। जब नया इलेक्शन होगा तो ही कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर शाजिया, मुझे जरा बताइएगा कि ये जो ठीक हो गया सर, डिस्क्वालिफिकेशन की बात जो की जा रही है कि जी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो तो इलेक्शन कमीशन कर सकता है, उसके अलावा नोबडी कैन डिस्क्वालीफाई पार्लिमानी लीडर। जो प्रोसेस इस वक्त हम लोगों ने बात की है यही प्रोसेस है, और जो हमारे मुल्क के मायानाज लीगल फैटर्निटी है उन तक का भी ये है। सो इस सिनेरियो के अंदर हमने इत्तेहादियों की बात कर ली, हमने बता दिया उनकी सिचुएशन क्या है। आप लोगों को क्या लग रहा है, कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं आप लोग कि हुकूमत का व्यू पॉइंट हमारे सामने है कि इत्तेहादी आपका साथ देंगे और आप लोग इस चीज को लेकर आगे चल सकेंगे, कीपिंग इन माइंड कि रिजर्वेशन काफ लीग को भी है, रिजर्वेशन MQM को भी है, GDA को भी है और बाप पार्टी को भी है? जी देखिए मंसूर, सबसे पहले तो मैं शेर अली अरबाब साहब के लिए कहना चाहूंगी कि वो उन PTI के मेंबर्स में से हैं जो असूलों की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल में उनसे तो मेरी कोई ऐसी बात नहीं हो सकती है। लेकिन अभी आपने बात की कि डिस्क्वालीफाई करेंगे स्पीकर साहब, तो मेरे ख्याल में स्पीकर साहब अकॉर्डिंग टू इमरान खान न्यूट्रल नहीं है।
तो अगर वो न्यूट्रल नहीं है तो कस्टोडियन, उनसे पूछना चाहिए कि वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है या कस्टोडियन ऑफ द पीटीआई हैं। अगर वो कस्टोडियन ऑफ द पीटीआई हैं तो वो तो मेंबर्स को वहां से वापस भिजवा सकते हैं। अगर वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, फिर वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वो अपने लेटर लिखेंगे ईसीपी को, और उसके बाद जो भी प्रोसेस है वो उसी तरह से होगा। हालांकि मैं बहुत बड़ी कोई लॉयर नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई चीज नहीं लिखी हुई है। और जहां पे बात आती है इत्तेहादियों की, तो जो पहले भी मैंने कहा था कि जहां जहां जो भी उनकी कंसर्न्स हैं, वो हमने डायलॉग का दरवाजा बंद नहीं किया है। हम पहले बैठेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, जो जायज मुतालबात होंगे वो इंशाल्लाह जरूर पूरे होंगे। और हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके हम इस अवाम को इन जो महंगाई है या जो मुश्किलात हैं उनसे उनको बचा सके। और यही चीज अभी आपने देखी कि जो लॉन्ग मार्च कराची से चला था जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कयादत में, उसका रिस्पॉन्स जो सिंध में था वो तो था ही, और लेकिन जो पंजाब में एंटर होते हुए पंजाब से लेकर इस्लामाबाद तक आते आते जो आप लोगों ने अवामी समंदर देखा है, वो इस बात का सबूत देता है कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी और जनाब आसिफ अली जरदारी के साथ पंजाब की आवाम भी खड़ी है। और इंशाल्लाह पहले यहाँ से हम वजीर आजम साहब को फारिग करेंगे और उसके बाद फिर उनके जो बाकी लोग हैं उनको फारिग करना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। अच्छा शेर अली अरबाब भाई, एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमने देखा है कि आप लोग जब अपोजिशन में थे तब एक आप लोगों के बारे में ये कहा जाता था, आप लोगों को एंटी नेशनल्स बनाया जाता था, कहा जाता था आप लोग फ़ौज के अगेंस्ट हैं, इमरान खान साहब फ़ौज के अगेंस्ट हैं, किधर किधर के जो जो अल्फाज थे वो मैं आई डोंट वांट टू रिपीट दैट। अब यही बयानिया आप लोगों की हुकूमत ने शुरू किया है अपोजिशन के खिलाफ कि जी नवाज शरीफ भी ये है, जरदारी साहब ये हैं, मौलाना फजल रहमान ये हैं। सर ये क्यों, मतलब इज इट रिक्वायर्ड कि अपोजिशन जितनी मर्जी बुरी हो, मतलब लेकिन वो गद्दार तो नहीं हो सकते मुल्क के साथ? देखिए मैं एक बात आपको बताता हूँ, फौज जो है ना, फौज इट इज एन इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल एन इंस्टीट्यूशन subordinate to the government and under the defense ministry, rules of business में जिस तरह लिखा हुआ है। तो कोई मतलब है कि ये कोई यार्ड स्टिक नहीं है कि कोई अगर कहे कि जी फौज के अंदर ये कमियां हैं या ये ज्यादतियां हैं तो वो जो है आपने कोई कुफर कर दिया या आपने कोई बड़ी गद्दारी कर दी, ठीक है। सो ये एक चीज ये है, हम में से जो कुछ लोग हैं और वो हर सियासी पार्टी में होते हैं, उन्होंने ये कोई एक यार्ड स्टिक रख दिया कि ओ ये तो फौज के खिलाफ बात कर रही, तो ये तो बहुत मुल्क के लिए खतरनाक है। हम एट द एंड ऑफ द डे जो हमारी फौज है, हमारी फौज, हम क्यों फौज की तारीफ करते हैं और हम व्हाई आर वी प्राउड ऑफ आवर आर्मी? बिकॉज द सोल्जर्स प्रोफेशनल सोल्जर्स, मेन वुमेन, वो साइन अप करते हैं कि दे अपनी जान के ऊपर वो मुल्क का दिफा करते हैं। दैट इज व्हाई हम उसको ऊपर रखते हैं। सो वो चीज अपनी जगह, उनकी कुर्बानियां अपनी जगह, लेकिन कल को अगर उनके ऊपर कोई पार्लियामेंट्री पैनल या कोई भी ऐसी चीज कोई सवाल पूछे तो वो हक हम सबको हासिल है। लेकिन हर एक चीज के अंदर की जी उनको लाने वाले, उनके ये करने वाले, अगर इस तरह की करनी है तो फिर लेट्स हैव एन ओपन डिबेट एंड लेट्स टॉक अबाउट इट। बिकॉज आईएसपीआर ने जो अभी रिसेंटली कहा है कि फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है। या तो हम कहें कि फौज जो है वो सियासत में इन्वॉल्व नहीं है, और या हम कहें कि इन्वॉल्व है। लेट्स हैव अ डिबेट कि अगर इन्वॉल्व है तो क्यों है और क्यों नहीं होना चाहिए। ये बीटिंग अबाउट द बुश जो है ना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोई फायदा नहीं होता। राणा साहब, मेन बात ये है, बुनियादी बात ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। राणा साहब मुझे जरा शॉर्टली जवाब दीजिएगा। अभी जो शेर अली और भाई बात कर रहे हैं, आई 100% एंडोर्स दैट पॉइंट। सर डीजी आईएसपीआर कह रही है फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, इसके बारे में कोई कियास सराई ना की जाए। फिर ये जो अभी वफाकी वुज़रा ने अभी एक रिसेंटली एक वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वीडियोस दिखाई वो पास्ट की, जिसके अंदर फिर उसके बाद कहा गया कि आप लोग सारे ही शायद ऐसा बताया गया कि आप लोग एंटी नेशनलिस्ट हैं और आप लोग फौज के अगेंस्ट हैं। ये ऑपोजिशन के बारे में व्यू पॉइंट दिया गया। सर ये तर्ज सियासत क्या ठीक सियासत है? नहीं, ये मनफी तर्ज सियासत है, ये दुरुस्त नहीं है। अरबाब साहब ने जो डेफिनेशन दी है बिल्कुल ठीक दी है, लेकिन अब झगड़ा जो है वो पार्शियलिटी का नहीं है, ना सपोर्ट का है। अब तो झगड़ा न्यूट्रलिटी का पड़ा हुआ है। कल से आपको पता ही है प्राइम साहब ने क्या कहा कि जो न्यूट्रल होता है वो जानवर होता है। जी आईएसपीआर ने कहा था कि हम न्यूट्रल हैं,
तो उन्होंने कहा जो न्यूट्रल होता है वो आपको पता है उन्होंने क्या कहा। इस मसले को आप अगले प्रोग्राम में रखिएगा और फिर उस वक्त आप हल करें। ये सिचुएशन इस लिहाज से पेचीदा हो चुकी है। बिल्कुल ठीक। या तो अरबाब साहब तो अभी कहीं जा रहे हैं, फरमा रहे थे, या फिर ही शुड गेट बैक टू हिज लीडर और हाथ जोड़ से उनसे रिक्वेस्ट करें कि जी अल्फाज का चुनाव मेहरबानी करके ठीक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल ठीक कर लिया करें। राना मकबूल साहब, बिल्कुल ठीक सर, ठीक, बिल्कुल ठीक। राना मकबूल साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर शाजिया असम सुमरो बहुत शुक्रिया, शेर अली बहुत शुक्रिया। सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स बड़ी इंपॉर्टेंट है और मैं फिर वही कहूंगा, याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, आज जो जुमले आप बोलेंगे, कल को अगर आपको उन पे रिपेंट करना पड़ रहा है या वो आपको तकलीफ पहुंचा रहे हैं या आपको फिर याद दिलाया जा रहा है कि आप ये कहा करते थे, तो मेरे ख्याल में ये सबसे मुश्किल इंसान की ज़िंदगी का लम्हा होता है, जब उसको ये याद कराया जाता है कि तुम तो ये कहा करते थे और अब किस तरह तुम ये कह रहे हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। बशर्ते ज़िंदगी आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।